कावेरी सन्न रह गई। लगा उसके पैरों की शक्ति समाप्त हो गई है। कहीं गिर ना पड़े इस डर से सामने पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई। 27 साल के बेटे को जो बताना था वो बता चुका था और अब माँ की पेपे सुनने के लिए खड़े रहना उसके लिए मूर्खता छोड़ और कुछ नहीं था। फिर माँ के साथ इतना लगाव, जुड़ाव, अपनापन या प्यार उसके मन में था भी नहीं जो अपनी कही हुई भयानक बात की माँ के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है उसको देखने के लिए खड़ा होकर अपना समय बर्बाद करता। कावेरी ने उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर निढाल सी फैल गई। जीते जागते बेटे से ये बेजान लकड़ी सी बनी कुर्सी उस समय ज़्यादा सहारा दे रही थी। काम वाली जशोदा आटा पिसवाने गई थी, अतः जब तक वो नहीं लौटती अकेले घर में इस कुर्सी का ही सहारा था। पति का जब इंतकाल हुआ तो बेटा 8वीं में था। कावेरी को भयानक झटका लगा, पर उसमें साहस था। सहारा किसी का नहीं मिला। मायके वालों में सामर्थ्य ही नहीं थी। ससुराल में संपन्नता थी, पर किसी के लिए कुछ करने का मन ही नहीं था। वो समझ गई थी कि अब अपनी नाव को आप ही खींचकर किनारे पर लाना है। पति के फंड का पैसा लेकर मासिक ब्याज खाते में जमा किया। बीमा का जो पैसा मिला उससे आवास विकास का यह घर खरीद लिया। ब्याज जितना आता खाना और बेटे की पढ़ाई हो जाती, पर कपड़ा, सामाजिकता, बीमारी आदि सब कैसे हो उसका उपाय भी मिल गया। पड़ोस में एक प्रकाशक थे, पाठ्यक्रम की किताबें छापते थे। उनसे मिलकर कुछ अनुवाद का काम मांगकर ले आई। उससे जो आय होती उसका काम ठीक ठाक चल जाता। अब अभाव नहीं रहा। जशोदा को पूरे समय के लिए रख लिया। गाड़ी पटरी पर आकर ठीक ठाक चलने लगी। उसने सोचा जीवन ऐसे ही कट जाएगा, पर इंसान जो सोचता है उसके विपरीत करना ही नियति का काम है। तो कावेरी के सपने भला कैसे पूरे होते? अपने सपने पूरे नहीं होंगे इसका आभास तो बेटे के थोड़ा बड़े होते ही कावेरी को होने लगा था। बेटा वैसे तो लोगों की नज़रों में सोने का टुकड़ा है। पढ़ने में सदा प्रथम, कोई बुरी लत नहीं, बुरी संगत नहीं, रात में कभी देर से नहीं लौटता, पैसा फैशनेबल कपड़े या मौज मस्ती के लिए कभी माँ को तंग नहीं करता। पर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, कावेरी अनुभव करती जा रही थी कि बेटे का रूखापन उसके प्रति बढ़ता जा रहा था। कोई लगाव, प्यार तो माँ के प्रति बचा ही नहीं था। तेज बुखार में भी उठकर बेटे को खाना बनाती और बेटा चाव से खाकर घर से निकल जाता। भूल कर भी ये नहीं पूछता कि माँ कैसी तबीयत है। कावेरी इन बातों को कहे तो कैसे? ऊपर को मुंह करके थूको तो थूक अपने मुंह पर आकर गिरता है। दुश्मन भी यह जानकर खुश होंगे कि बेटा उसके हाथ के बाहर है। दूसरी बात ये थी कि उसके मन में भय भी था कि पति का छोड़ा यह घर उनके पीछे बिना बिखरे टिका हुआ है। लड़ाई झगड़ा करे और बेटा घर छोड़कर चला जाए तो एक तो घर घर नहीं रहेगा, दूसरी और बड़ी बात होगी, कम उम्र की कच्ची बुद्धि लेकर घर से निकल वह अपना ही सर्वनाश कर लेगा। बेटा कैसा भी आचरण क्यों ना करे, वो तो माँ है, बेटे को सर्वनाश के रास्ते में नहीं ढकेल सकती। अवहेलना, अनादर सहकर भी नहीं। इन सब परिस्थितियों के बीच भी एक आशा की किरण टिमटिमा रही थी कि बेटा बिल्लू MBA कर एक बहुत अच्छी कंपनी में उच्च पद पर लग गया है। सुना है ऊंचा वेतन है। हाँ, ये ज़रूर है कि वेतन का बेटे ने एक 10 का नोट भी उसके हाथ पर रख कर नहीं कहा, माँ ये लो, अपने लिए कुछ ले लेना। घर जैसे पहले वो चलाती थी वैसे ही आज भी चला रही है। अब तो बड़े बड़ों घरों से अति सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आ रहे हैं। कावेरी खुशी और गर्व से फूली नहीं समा रही।
इनमें से छांटकर एक मनपसंद लड़की को बहू बनाकर घर ले आई तो घर का दरवाज़ा हंस उठेगा। बहू उसके साथ साथ लगी रहेगी। बेटे से नहीं पटी तो क्या, पराई बेटी अपनी बेटी बन जाएगी। पर बेटे ने उसकी उस आशा की किरण को बर्फ की सिल्ली के नीचे दफना दिया और वो खबर सुनाकर चला गया जिससे उसके शरीर में जितनी भी शक्ति थी समाप्त हो गई थी और बेजान कुर्सी ने उसे सहारा दिया। आज कावेरी को पहली बार लगा कि जीवन उसके लिए बोझ बन गया है, क्योंकि इंसान जीता है किसी उद्देश्य को लेकर, कोई लक्ष्य सामने रखकर। जिस समय पति की मृत्यु हुई थी तब भी उसे लगा था कि जीवन समाप्त हो गया, पर उसको जीना पड़ेगा। सामने उद्देश्य था, लक्ष्य था। बेटा छोटा है, उसको बड़ा कर उसका जीवन प्रतिष्ठित करना है, उसका विवाह करके घर बसाना है। मौत भी आ जाए तो उससे कुछ सालों की मोहलत मांग बेटे के जीवन को बचाना पड़ेगा। पर आज तो सारे उद्देश्य की समाप्ति हो गई। जीवन का कोई भी लक्ष्य बचा ही नहीं। पर बुलाने से ही मौत आ खड़ी हो, इतनी परोपकारी भी नहीं। जशोदा लौटी, आटे का कनस्टर स्टोर में रखकर साड़ी झाड़ती हुई आकर बोली, आंटी नाश्ता बना लूं? भैया चला गया क्या? बाहर गाड़ी नहीं है। रहने दे, मेरा मन नहीं है। तू कुछ खा ले, फिर भैया का कमरा ठीक से साफ कर दे, आता ही होगा। फिर कुछ हुआ? अरे बिना खाए मर भी जाओ तो भी बेटा पलट कर नहीं देखना या पूछने वाला। तुम इतनी बीमार पड़ी पर कभी बेटे ने पलट कर देखा या हाल पूछा? बात न करके कमरा साफ कर, आता ही होगा, कहाँ गया है? ब्याह करने इतना सुनते ही जशोदा धम से फर्श पर बैठ गई। जल्दी कर, रजिस्ट्री में समय ही कितना लगता है। बहू लेकर आता होगा। बेटा नहीं, दुश्मन है तुम्हारा। कब से सपने देख रही हो उसके ब्याह के? सारे सपने पूरे नहीं होते। उठ जल्दी कर। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानती। नौकरी करती है कहीं। तुम भी आंटी जाने क्यों बेटे के इशारे पर नाचती हो। अपना खाती हो, अपना पहनती हो, उल्टे बेटे को खिलाती पिलाती रहती हो। सुना है मोटी तनख्वाह पाता है, पर कभी 10 रुपये तुम्हारे हाथ पर नहीं रखा और अब ब्याह भी अपनी मर्जी का ही कर रहा है। ऐसे बेटे के कमरे की सफाई के लिए तुम मरी जा रही हो। गहरी सांस ली कावेरी ने और बोली, क्या करूं? बता। पहले ही दिन नई बहू सास को बेटे से गाली खाते देखकर क्या सोचेगी? ये तो ठीक कह रही हो। जब बड़ी सी पहिए लगी अटैची खींचते बिल्लू के साथ टाइट जीन्स और टी-शर्ट पहने और सिर पर लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल, सांवली दुबली पतली लौनहीन युवती को लेकर आया, तब घड़ी ठीक 12 बजा रही थी। एक झलक में ही लड़की का रूखा चेहरा, चाल चलन की उदंडता देख कावेरी समझ गई कि उसे अब पुत्र मोह को एकदम ही त्यागना ही होगा। यह लड़की चाहे जो भी हो, उसकी या किसी भी घर की बहू नहीं बन सकती। पता नहीं बिल्लू ने क्या सोचा। बोला, रीटा ये मेरी माँ है। माँ, ये रीटा। ज़रा सिर हिला या नहीं हिला, पर यह आगे बढ़ गई। कमरे में जाकर बिल्लू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हो गया नई बहू का गृह प्रवेश और नई चमचमाती जूती के नीचे रौंदती चली गई थी वो कावेरी के वे सारे सपने जो जीवन की सारी निराशाओं के बीच बैठकर देखा करती थी। सुशील बहू, प्यारे प्यारे पोते पोती के साथ सुखद बुढ़ापे का सपना। जशोदा लौटकर रसोई की चौखट पर खड़ी हुई और बोली, आंटी ये औरत है या मर्द? समझ में नहीं आया। जशोदा इतनी मुंहफट है कि उसकी हरकतों से डरती है कावेरी। पता नहीं नई बहू के लिए और क्या क्या कह डाले। पहले दिन ही वो बहू के सामने बेटे से अपमानित नहीं होना चाहती थी, पर ये तो सच है कि अब
उसको कुछ सोचना पड़ेगा। देखा जाए तो बेटे का जो बर्ताव उसके साथ रहा, उसे बहुत पहले ही उसको अलग कर देना चाहिए था, पर अनजान मोह से वो बंध कर रह गई। अब तो माँ के सहारे की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्यों साथ रहना। यशोदा ने खाना बनाकर मेज़ पर लगा दिया था। न चाहते हुए भी कावेरी ने थोड़ी खीर बनाई। यशोदा फिर बौखलाई। अब ज़्यादा मत सिर चढ़ाओ, नई बहू है, उसे तो पूरी खिलानी चाहिए। मीठा कुछ मंगाया कि नहीं? थोड़ी खीर ही सही। अब तुम रहने दो। कहाँ की नई बहू पैंट जूता बनियान में आई है। सास के पैर छूने तक का ढंग नहीं है। लगता है कि घाट घाट का पानी पीकर इस घाट आई है। कंधे झटक यशोदा चली गई। थोड़ी देर में दोनों अपने आप खाने की मेज़ पर आ बैठे। बेटा तो कुर्ता पैजामा पहने था, बहू घुटनों से काफ़ी ऊंचा एक फ्रॉक जैसा कुछ पहने थी और ऊपर का शरीर आधा नंगा था। बेटे से एक शब्द भी बोले बिना कावेरी ने बहू को पारखी नज़र से देखा। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। उसके मुख पर भले घर की छाप एकदम नहीं थी और संस्कारों का तो जवाब नहीं। सास से एक बार भी नहीं कहा कि आप भी बैठिए, और तो और खाने के बाद अपनी थाली तक नहीं उठाई और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। घर का वातावरण एकदम बदल गया। ये स्वाभाविक ही था। घर में जब बहू आती है तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। उसे भोर में उठने की आदत है। फ्रेश होकर पहले चाय बनाती, आराम से बैठकर चाय पीती, तब दिनचर्या उसकी शुरू होती। तब कभी कभी बेटा भी आ बैठता और चाय पीता। दो चार बातें ना होती हों ऐसी बात नहीं, मामूली बातें भी होती, पर अब तो 8:30 बजे यशोदा चाय की ट्रे लेकर दरवाज़ा पीटती, तब दरवाज़ा खोल चाय लेकर फिर दरवाज़ा बंद हो जाता। खुलता 9 बजने के बाद फिर तैयार हो नाश्ता करने बैठते दोनों और फौरन ऑफिस निकल जाते। दोपहर का लंच ऑफिस में, शाम को लौटते, ड्रेस बदलते, फिर निकल जाते तो आधी रात को ही लौटते। बाहर ही रात का खाना खाते तो नाश्ता छोड़कर घर में खाने का और कोई झंझट ही नहीं रहता। छुट्टी के दिन भी कार्यक्रम नहीं बदलता। नाश्ता कर दोनों घूमने चले जाते। रात खा पीकर लौटते। बहू से परिचय ही नहीं हुआ। बस घर में रहती है तो आंखों में परिचित है, संवाद एक भी नहीं। खाना खाने के बाद ऐसे उठ जाती जैसे होटल में खाया हो। न थाली उठाती, न बचा सामान समेट फ्रिज में रखती। कावेरी हैरान होती कि कैसे परिवार में पली है ये लड़की। संस्कार दूर की बात, साधारण सी तमीज़ भी नहीं सीखी इसने, और ये सब छोटी मोटी बातें तो बिना सिखाए ही लड़कियां अपनी सहज प्रवृत्ति से सीख जाती हैं। इसमें तो स्त्री सुलभ कोई गुण ही नहीं। पता नहीं इसके परिवार वाले कैसे हैं, कभी बेटी की खोज खबर लेने भी नहीं आते। कावेरी ने अब अपने को पूरी तरह समेट लिया है। जो मन में आए करो, मुझसे मतलब क्या, कुछ इस प्रकार के विचार बना लिए उसने। सोचा था घर छोड़ हरिद्वार जाकर रहेगी, पर इस घर की एक एक चीज़ उसकी जोड़ी हुई सजाई हुई है। बड़ी ममता है इस सजी सजाई गृहस्थी के प्रति। फिर यह घर भी तो उसके नाम है, वो क्यों अपना घर छोड़ जाएगी। जाना है तो बहू बेटे जाएंगे। यशोदा भी यही बात कहती है। इस समय उसका अपना कोई है तो बस यशोदा। महीने का वेतन और रोटी कपड़े पर रहने वाली यशोदा ही एकमात्र अपनी है। बहुत दिनों की सुख दुख की गवाह और साथी। बेटे ने घर के लिए कभी पैसा नहीं दिया और आज भी नहीं देता। कावेरी ने भी ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि ये वे लोग घर पर केवल नाश्ता ही तो करते हैं। बहू तो कमरे से बाहर आती ही नहीं। कभी चाय पानी हो तो बेटा रसोई में जाकर चाय बना लेता। 2 कप कमरे में ले जाते। माँ को भी 1 कप चाय पकड़ा जाता। बस यही सेवा है माँ की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।